Hi students, welcome to the series on financial management topics. We'll be learning today about the how to calculate operating cycles. We should learn the computational aspects of various topics. Okay. The major important thing that is to be done in this unit, and this will be the final lecture for this. Afterwards, I'll be taking up the doubt sessions which you people will be having. Okay, so in this what we are going to do is the numerical portion is to calculate about the operating cycle. ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल्स में कई सारी चीजें आती हैं जो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत होती है. हो सकता है इसका पेपर में क्वेश्चन आ भी जाए. ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आई जस्ट वांट टू शो. ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल है जब कैश टू कैश कन्वर्जन होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था. ठीक है, तो जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे सामने करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज आती हैं. ठीक है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज. जब हम करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट्स में से डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आता है कि हमें कितना पैसा एज वर्किंग कैपिटल वी नीड. ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज फिनिश्ड गुड्स आर गिवन. ठीक है, हमें क्या निकालना है. वी हैव टू एसरटेन द पीरियड, एवरेज स्टोरेज पीरियड ऑफ द रॉ मटेरियल. ठीक है, ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए आ सकती हैं, और इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम आ जाता है. ठीक है, तो एवरेज स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, एवरेज फिनिश्ड गुड होल्डिंग पीरियड एंड आल्सो द क्रेडिट अलाउड टू द डेटर्स. ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट क्रेडिट अलाउड इज 45 डेज. आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपने उधारी का जो समय तय किया है अपने डेटर्स के साथ, दैट इज 45 डेज. मतलब जब आपने आज अगर सेल करी है तो विद इन 45 डेज आपके पास उसकी पेमेंट आ जानी चाहिए. ठीक है, and the credit period which we have received from supplier is 30 days. ऐसे ही हमें भी क्रेडिट पीरियड दिया गया हमारे सप्लायर से, जो कि रॉ मटेरियल जिससे हमने लिया होगा. ठीक है, तो उसका टाइम हमारे पास है 30 डेज का. ठीक है, तो इसकी चलिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं. इसमें आपको सबसे पहले गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 6 लाख, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी 5 लाख, फिनिश्ड गुड्स 8 लाख, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी इज 30,000, average finished goods held in stock is 40,000, average collection period from debtors is 45 days, average credit period availed is 30 days, number of days in a year इसमें assume कर रहे हैं हम लोग 360 days का. ठीक है, first of all we should know what gross operating cycle is. ठीक है, R plus W plus F plus D. ठीक है, R means raw material. ठीक है, W means इसमें आपको गिवन है, देखिए R मींस रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. वो कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे. ठीक है, इसके बाद में आपने इससे एवरेज रॉ मटेरियल निकाल लिया 6 लाख डिवाइडेड बाय 360 डेज. तो डेली का ऑलमोस्ट कितना एवरेज आ रहा है रॉ मटेरियल कंजम्पशन का, ₹1667 का. ठीक है, now average stock of raw material is 50,000. it will give us the storage period. ठीक है, average raw material का storage period कैसे निकाला आपने, 50,000 upon 1667 that is 30 days. ठीक है, हमें अब W कैलकुलेट करना है. W is वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड. वर्क इन प्रोग्रेस का आपके पास जमा करने का समय, मतलब जो काम चल रहा है जिन प्रोडक्ट्स पे, उनको आपने कितने दिन के लिए होल्ड अपने पास करा. ठीक है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड इज एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ WIP पर डे. ठीक है, तो इसको भी हमने फॉर्मूले में, एक्चुअली आपको अभी इसमें सारी यूनिट्स गिवन है. ठीक है, फॉर्मूले सारे गिवन है. तो ये एग्जांपल जस्ट आपको एक क्लियर कर देगा चीज कि टोटल ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है. ठीक है, इसकी PPT वगैरह भी मैं आपको भेज दूंगी और ये डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगी जिसमें जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, और आपको अगर कुछ क्लैरिफाई करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर. ठीक है, इसमें एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस आपको आ गया 50 लाख डिवाइडेड बाय 360 1338. ठीक है, अब एवरेज डेज में हमें कैलकुलेट करिए, ये तो रुपीज में आया, हमें निकालना होता है डेज में. ठीक है, साइकिल जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम टोटल, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ डेज. ठीक है, फिर इसको हमने 3 लाख को 1388 से डिवाइड किया तो इट गिव्स अस 22 डेज. ठीक है,
तो वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड इज कमिंग आउट टू बी 22 डेज, ठीक है। तो हमने आर कैलकुलेट कर लिया, डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब एफ कैलकुलेट करेंगे। एफ मींस फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग पीरियड, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड पर डे, ठीक है। आपने जो भी आपने फिगर ली, जो ऊपर आपको गिवन है, उसको 360 से डिवाइड किया, तो आपको 8 लाख पर डे फिगर आपके पास आई। 8 लाख जो है इज दी फिगर गिवन एज फिनिश्ड गुड्स पर ईयर, सो इसको 360 से डिवाइड करा तो आपके पास क्या आया, ₹2.22, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है प्रोड्यूस पर डे, ₹2.22। अब इसको हमें एवरेज फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड हमने डिवाइड करा 40,000 को 2.22, ये कॉमन है, ये 2.22 है, ठीक है, विच गिव्स अस 18 डेज, ठीक है। डेटर कलेक्शन पीरियड आपको ऑलरेडी गिवन है 45 डेज का, गैप जो है उधारी का टाइम कितना लोगे। अब आप ऐड करोगे 30, 22, 18 और 45, ये आपको डेज में फिगर्स गिवन है, ठीक है। तो आपने सबको ऐड करा, एंटायर फिगर comes out to be as 115, ठीक है। तो ये आपको क्या है, these 115 days is the gross operating cycle period. Now we know that from the gross operating cycle we have to subtract C. C means the credit period which is given by suppliers to us. हमें भी तो पैसा देना ना, राइट तो आपने जितना निकाला उसमें से आप C को माइनस करोगे, दैट इज क्रेडिट पीरियड गिवन टू यू by the supplier, that is 30 days. तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया 85 डेज का। 85 डेज का टाइम मींस कि आप जब कैश में रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो, उसे दोबारा कैश पे आने में आपको 85 डेज लग रहे हैं, ठीक है। अब ये आप एक इसका फिगरेटिकली देख लीजिए, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल मींस एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 30 डेज, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड मींस 22 डेज, finished goods holding period means 18 days, data collection period is 45 days, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल इतनी आ गई, इसमें से लेस किया आपने क्रेडिट अवेलेड फ्रॉम सप्लायर्स 30 डेज, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपके पास आ गई 85 डेज, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल में हम इन्वेंट्री की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री 3 तरीके की हो सकती है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको तीनों को लिया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको सारा ना गिवन हो, आपको एक नॉर्मल इन्वेंट्री का ही गिवन हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन डिटेल्ड आता है तो वो इस तरीके से आ सकता है, इसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के नीचे में आपको क्वेश्चंस गिवन है प्रैक्टिस के लिए, और कुछ अनसॉल्व्ड भी हैं, ठीक है। अनसॉल्व्ड अगर आप करते हो, गिव इट टू मी, आई विल टेल यू वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट, ठीक है। ओके, now we have to find out the number of times this operating cycle has to run. ये एक साइकिल है, ठीक है। साल भर में ये एक साइकिल है, मतलब एक बार आपने जब रॉ मटेरियल परचेज करा कैश में, तो उसको दोबारा उतने पीरियड में आने में 85 डेज लग गए, ठीक है। तो अब ये साइकिल कितनी बार हो रही है साल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर आएगा 365 अपॉन 85, दिस मींस 4.2 डेज, ठीक है। नाउ वी हैव लर्न दैट कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग साइकिल एंड नंबर ऑफ कंप्यूटिंग साइकिल विच विल रन इन अ ईयर, ठीक है। 4.2 टाइम्स है, इट इज नॉट 4.2 डेज, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वी विल लर्न द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल बाय एस्टिमेटिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में जब हम बात करते हैं तो हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है। We have to do this estimation on average basis, so we need to follow a format to compute the net working capital, ठीक है। First of all, in step 1, we have to compute current assets on estimated basis, and this all calculation will be based on cash cost basis. We will consider only relevant cash inflows and outflows, ठीक है। इसका फॉर्मेट आप देखिए, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पहले भी पढ़ी हुई है, ये चीजें उसी में से ही निकली हुई हैं छोटी छोटी, ठीक है। ओके, स्टेप 1, एस्टिमेट द करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स निकाल लीजिए। स्टेप 2, करंट लायबिलिटीज निकाल लीजिए, ठीक है। स्टेप 3, एस्टिमेटेड करंट एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटीज, आपने वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। स्टेप 4, एड सेफ्टी मार्जिन, दैट इज परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। स्टेप 5, वर्किंग कैपिटल, ठीक है।
First, estimation of current assets, then liabilities, then we have to subtract current assets from current liabilities. So excess of current assets will give us the figure of working capital. ठीक है, we can say it is the net working capital. All right. अब इसको हम स्टेप वाइज एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, करंट एसेट्स में भी अब आपके स्टॉक होता है. स्टॉक इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री भी आपकी 3 तरीके की है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स. ठीक है, तीनों का भी अलग अलग निकालने के लिए आपको आ सकता है. ठीक है, अगर नहीं गिवन है डायरेक्टली तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला विच इज गिवन टू यू. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 365 डेज इनटू एवरेज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. ये आपका जो पहले ऊपर हमने कैलकुलेट करा था वहां से निकल के आ सकती है ये चीज. ठीक है, ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस के लिए है, ऐसे ही फिनिश गुड्स के लिए. ठीक है, कैश इन हैंड ये आपको गिवन होता है. ठीक है, इसमें बजटेड प्रोडक्शन. अब ये एक क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, जिसमें हमने रॉ मटेरियल का स्टॉक कैलकुलेट करा है. बहुत सिंपल सा है. ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें तिकड़मबाजी नहीं है. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड वर्क इन प्रोग्रेस इतना डिटेल में आप लोग मत करना, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू इट. ठीक है, इसके बाद मैं आपके आती हूँ. ये बहुत डिटेल्ड है, यू आर नॉट सपोज टू स्टडी दिस मच. ठीक है, मैं इसके बाद में आपको क्वेश्चंस पे आती हूँ सीधा. क्वेश्चंस इस वाले उसमें नहीं गिवन है. आई विल सेंड यू दी पीपीटी जिसमें आपको ना एक ऑपरेटिंग साइकिल का वो क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, तो उसमें से आप जो है एक बार उसे देखो, समझने की कोशिश करो. नहीं समझ में आता है जस्ट गेट बैक टू मी, तो उसको मैं थोड़ा सा फिर आपको और एक्सप्लेन करके दूसरे लेक्चर में आई विल सेंड इट टू यू. ठीक है, थैंक यू. इसमें कोई भी डाउट आता है ना, जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी. ओनली 2 people आर डूइंग इट, अर्पित, अमन, दोनों अर्पित एंड अमन. आई जस्ट वांट कि अदर स्टूडेंट्स आल्सो शुड टेक केयर कि भाई ये सब हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, मुझे पता है आप लोग अपने आप पढ़ोगे, बट स्टिल बेटर है कि थोड़ा सा गो थ्रू करो चीजों को. घर में बैठे बैठे और तो कुछ करना नहीं है ना. सोने से बेटर है कि थोड़ा सा पढ़ाई भी कर ली जाए. ऑलराइट, ग्रेट.